हेलो नमस्कार दोस्तों। देखो अपना टॉपिक अपन पढ़ रहे थे इसमें वर्ण विचार। वर्ण विचार में अपना जो इसमें अपन सबसे पहले अपन वर्ण विचारों में सबसे पहले अपन पढ़े थे वो अपन पढ़े थे भाषा। इसके बाद पढ़े थे हिंदी। इसके बाद अपन पढ़े थे व्याकरण। वर्ण विचार में अपन वर्णों की बात कर रहे थे। तो यदि अपन वर्णों के प्रकार पूछें तो अपने वर्णों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक तो आपका स्वर होता है और दूसरा कौन सा होता है, व्यंजन। अब इसमें अपन जो पिछली क्लास में अपन पढ़े थे पिछली क्लास में पढ़े थे उच्चारण स्थान के आधार पर। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि वर्णों के दो भेद मुख्य रूप से अपने व्यंजनों के दो प्रकार होते हैं। एक तो उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा होता प्रयत्न और यत्न के आधार पर। तो इसमें अपन एक नंबर पे पढ़े थे वो प्रयत्न और यत्न के आधार पर पढ़े थे। आज अपन इसमें सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। ठीक है, तो अपना सेकंड नंबर पे अपन इसमें पढ़ रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर किसके प्रकार पढ़ेंगे अपन, व्यंजनों के प्रकार। लेकिन क्वेश्चन अपना मेन क्वेश्चन अपन क्या पढ़ रहे थे, प्रयत्न और यत्न के आधार पर अपने व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। यानी कहने का मतलब है बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, ये दो तो प्रयत्न के प्रकार होते हैं। लेकिन इसमें अपन पहला पढ़ रहे थे बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो अपन बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार की बात करें तो अपन दो प्रकार पढ़े। पहला पढ़े प्राणवायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। जो प्राणवायु के आधार पर अपन दो प्रकार पढ़े, एक नंबर पे तो अल्प प्राण पढ़े, दो नंबर पे महाप्राण। फिर अपन इसमें सेकंड नंबर पे क्या पढ़े, इसमें अपन जो सेकंड नंबर पे पढ़े थे वो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी दो प्रकार पढ़े पिछली क्लास में। एक तो पढ़े सघोष या इसी का दूसरा नाम है घोष, और फिर अपन क्या पढ़े थे, अघोष। तो कहने का मतलब है अपन प्रयत्न के दो प्रकार पढ़े थे, बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न। तो अपन बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों के प्रकार थे वो पढ़ चुके थे। अब अपन आज पढ़ेंगे आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो देखो इसमें अपन सेकंड नंबर पे अपना ये आता है प्रयत्न का दूसरा प्रकार आता है, वो अपन पढ़ेंगे इसमें आभ्यंतर 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 प्रयत्न के आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। किसके प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। किसके आधार पर पढ़ेंगे अपन, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो यदि अपन आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर किसकी बात करें, व्यंजनों के प्रकार की बात करें, तो इसमें सबसे पहला व्यंजन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे एक नंबर पे आता है अपना, वो आपका आता है पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। एक नंबर पे आता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। इसके बाद अपन इसमें अगर पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो इसमें पार्श्विक व्यंजन में एक मुख्य शब्द होता है, या इसमें अंदर एक शाब्दिक, इसमें शाब्दिक इसका मुख्य शब्द होता है इसमें, वो होता है पार्श्विक। कौन सा होता है, पार्श्विक व्यंजन में मुख्य शब्द होता है वो होता है पार्श्व। कौन सा शब्द होता है, पार्श्व। इस पार्श्व शब्द का अर्थ होता है बगल। पार्श्व का अर्थ क्या होता है, बगल। यदि अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण वे वर्ण जिनका उच्चारण जीवा के वे वर्ण जिनका उच्चारण जीवा के पार्श्व भाग से किया जाता है। जिनका उच्चारण जीवा के पार्श्व भाग से किया जाता है, जीवा के पार्श्व भाग से किया जाता है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। किया जाता है उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। उन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो अपन क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो यदि अपन आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों की बात करें तो सबसे पहले एक नंबर पे पढ़ रहे हैं अपन पार्श्विक व्यंजन। इस पार्श्व शब्द में एक मुख्य शब्द होता है इसके अंदर, वो होता है पार्श्व। तो पार्श्व का अर्थ होता है बगल से, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय
जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण जीवा के पार्श्व भाग से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है? पार्श्व, यानी जीवा के बगल से किया जाता है। ठीक है, यानी अगर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु जीवा के पार्श्व भाग से निकलती है, और यह जिनका उच्चारण जीवा के पार्श्व भाग से किया जाता है वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन। यदि अपन हिंदी में पार्श्विक व्यंजनों की बात करें तो जैसे अपना पार्श्विक व्यंजन एक होता है, वो अपना पार्श्विक व्यंजन होता है ल। कौन सा होता है? ल। जैसे अपन ल का उच्चारण करते हैं, ल, ल से लट्टू वाले का उच्चारण करते हैं तो जीवा के दोनों भाग से वायु बाहर निकलती है। तो अपने हिंदी में यदि पार्श्व व्यंजनों की संख्या पूछे तो वो एक होती है, और वो कौन सा होता है? अपना ल होता है। इसके बाद देखो इसी में सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे आता है, वो आपका सेकंड नंबर पे आता है प्रकंपित व्यंजन। सेकंड नंबर पे आता है प्रकंपित, सेकंड नंबर पे आता है प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन, इसी का दूसरा नाम है वो है लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? लुंठित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन या इसी को अपन क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। या इसी का नाम है वो है आपका लुढ़कता हुआ व्यंजन। लुढ़कता हुआ, लुढ़कता हुआ व्यंजन, लुढ़कता हुआ व्यंजन। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने प्रकंपित व्यंजन का दूसरा नाम है वो है लुंठित व्यंजन, इसी को अपन कहते हैं लुढ़कता हुआ व्यंजन। तो कहने का मतलब ये प्रकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन या लुढ़कता हुआ व्यंजन, तो इसकी परिभाषा है वे वर्ण, वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर, जिनका उच्चारण करने पर, उच्चारण करने पर जिह्वा में, उच्चारण करने पर जिह्वा में, जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है। जिह्वा में कंपन, जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें होता है, उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उन्हें प्रकंपित, उन्हें प्रकंपित व्यंजन, उन्हें प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उन्हें कौन से व्यंजन कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। जैसे तो अपने हिंदी में प्रकंपित व्यंजनों की संख्या होती है एक, और वो आपका कौन सा होता है? र। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन था पार्श्विक व्यंजन, तो हिंदी में पार्श्विक व्यंजनों की संख्या भी एक ही होती है, वो होता है ल। और अपने हिंदी में प्रकंपित व्यंजनों की संख्या भी एक ही होती है, वो होता है आपका र। यानी कहने का मतलब है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर जीवा में कंपन उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यानी मान लो जैसे कोई भी, जैसे र है तो र का अपन उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा में कंपन उत्पन्न होता है, जीवा थरथराने लगती है। जैसे अपन बोलते हैं र, तो र का उच्चारण किया जाता है, उसमें जीवा में कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए इसको कौन सा व्यंजन कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना 3 नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आते हैं, वो आपके आते हैं संघर्षी व्यंजन। थर्ड नंबर पे आते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन या इन्हीं का दूसरा नाम है ऊष्म व्यंजन। संघर्षी व्यंजन या इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो देखो इनकी परिभाषा है वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, करते समय मुंह से, मुंह से वायु, मुंह से वायु, मुंह से वायु घर्षण करती हुई, मुंह से वायु घर्षण करती हुई, घर्षण करती हुई, मुंह से वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। मुंह से वायु घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। उन्हें, उन्हें संघर्षी, उन्हें संघर्षी
या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे अपने संघर्षी या ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछें तो इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आपका सशंकर, जैसे सषटकोण, ससिलेट और हैसे हल, ये आपके 4 व्यंजन होते हैं। वो कौन से होते हैं? संघर्षी व्यंजन। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन आता है 3rd नंबर पे कि हिंदी में संघर्षी व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी में संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। संघर्षी व्यंजनों का दूसरा नाम ऊष्म व्यंजन भी होता है कि वे वर्ण, भाई अपन स्वरों को भी वर्ण बोल सकते हैं, व्यंजनों को भी वर्ण बोल सकते हैं, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से वायु घर्षण करती हुई मतलब रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, तो वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अपने ऊष्म व्यंजन। ये इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद अपने 4 नंबर पे आते हैं, वो आपके 4 नंबर पे आते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। यदि अपन स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो अपने हिंदी में स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण, इसकी परिभाषा है वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे वर्ण जिनका, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय वायु, जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के, वायु मुंह के किसी न किसी, मुंह के किसी न किसी, किसी न किसी भाग को, किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई, किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई, स्पर्श करती हुई, स्पर्श करती हुई घर्षण के साथ, स्पर्श करती हुई घर्षण के, स्पर्श करती हुई घर्षण के साथ, घर्षण के साथ बाहर निकलती है, घर्षण के साथ बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। उन्हें, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श, उन्हें स्पर्श संघर्षी, उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं? कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई घर्षण के साथ या रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, उनको अपन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यदि अपन स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो इनकी स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को जैसे लगा के आपको याद रखना है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं। जैसे आपका आ गया च, छ, जैसे आपका आ गया झ और ये झ, यानी जो च वर्ग के चारों वर्ण हैं। च वर्ग के कौन से? च वर्ग के प्रथम चारों वर्ण हैं, पंचम वर्ण को छोड़कर वो च वर्ग के चारों वर्ण हैं, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो अपना 4 नंबर पे था, वो अपन पढ़ रहे थे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो अपन स्पर्श संघर्षी व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4। तो ये हो गए कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, करते समय वायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए घर्षण के साथ बाहर निकलती है, उनको अपन स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है। जैसे आपका च, छ, ज और झ, यानी च वर्ग के चारों वर्ण हैं, वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। आगे आते हैं अपने 5 नंबर पे। 5 नंबर पे आते हैं आपके पार्श्विक, 5 नंबर पे आते हैं वो स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन पढ़ेंगे 5 नंबर पे? स्पर्शी व्यंजन। 5 नंबर पे आते हैं आपके स्पर्शी, 5 नंबर पे आते हैं स्पर्शी व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्शी, स्पर्शी व्यंजन। यदि अपन स्पर्शी व्यंजनों की बात करें तो अपने हिंदी में यदि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछें तो अपने स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 16। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय,
वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु मुंह के किसी न किसी वायु मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई किसी न किसी भाग को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं कौन से व्यंजन कहते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यदि अपन हिंदी में स्पर्शी व्यंजनों की बात करें, स्पर्शी व्यंजन ही कहते हैं, तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 16। स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसे अपन स्पर्श व्यंजन पढ़े 25। कौन कौन से पढ़े? क, च, ट। स्पर्श व्यंजन कितने पढ़े थे? 25। तो स्पर्श व्यंजनों में अपन 5 वर्ग पढ़े थे। जैसे एक तो क वर्ग था आपका, एक ट वर्ग था, क, च, ट, त और प। तो क के बाद क्या पढ़े? ख, ग, घ और घे, च, छ, ज, झ और य। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ और ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और ये म। तो ये 25 अपन स्पर्श व्यंजन पढ़े थे। कौन से व्यंजन पढ़े थे? स्पर्श। अब इनमें जो ये 5 वर्ण हैं, ये तो आपके अनुनासिक व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं? अनुनासिक। और जो ये 4 पढ़े अपन, ये 4 अपन पढ़े स्पर्श संघर्षी व्यंजन। तो बाकी जो 16 व्यंजन बच गए, ठीक है ना? 16 कौन कौन से? जैसे आपका ये बच गया, एक तो क, ख, ग और ये घ। इसके बाद आपका ट वर्ग आ जाएगा, इसमें ट, ठ, ठ, ड और ढ। इसके बाद त, थ, द और ध। इसके बाद आएगा प, फ, ब और भ। यानी कहने का मतलब है ये 16 व्यंजन हैं, वो आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है, स्पर्श व्यंजन पूछे तो 25 बताना है, लेकिन स्पर्शी व्यंजन पूछे तो कितने बताना है? 16। तो ये अपने 16 व्यंजन है, वो स्पर्शी व्यंजन है। जैसे क वर्ग के आपके 4 वर्ण आ गए। क वर्ग के कौन से वर्ण? 4। जैसे क वर्ग के 4 वर्ण आ गए, इसके बाद ट वर्ग के आ गया, त वर्ग आ गया, प वर्ग आ गया। अपने 6 वर्ग के हैं, वो चारों वर्ण आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? अपनी 16 हो गई। आगे देखो अगला। इसके बाद अगला अपन 6 नंबर पे पढ़ते हैं। देखो 6 नंबर पे अपन पढ़ते हैं। इसमें वो 6 नंबर पे आते हैं आपके वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन। देखो वर्तस्य व्यंजन, कौन से व्यंजन पढ़ेंगे? वर्तस्य व्यंजन। तो वर्तस्य व्यंजन है, वर्तस्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़ा। क्या होता है वर्तस्य का अर्थ? मसूड़ा। कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीवा मसूड़ों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे कौन से व्यंजन कहते हैं? अपन वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। जो वर्तस्य व्यंजनों की संख्या होती है 3। देखो वर्तस्य व्यंजनों की परिभाषा है, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा
जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है। जिह्वा मसूड़ों को जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है। जिह्वा मसूड़ों को स्पर्श करती है। मसूड़ों को स्पर्श करती है। उन्हें उन्हें वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। उन्हें वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। उन्हें वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। जैसे इसमें वर्तस्य व्यंजनों की संख्या की बात करें तो अपने 3 होती है। जैसे आपका आ गया न, स और ल, ये आपके 3 वर्ण हैं। वो कौन से होते हैं? वर्तस्य व्यंजन कहलाते हैं। तो अपने को याद रखना है, हिंदी में वर्तस्य व्यंजनों की संख्या होती है 3, जो होते हैं आपके न, स, ल। ठीक है, नस्ल याद रखना आपको वर्तस्य व्यंजनों में। इसके बाद अपन 7 नंबर पे आगे पढ़ेंगे। 7 नंबर पे आते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन। कौन से व्यंजन आते हैं? अनुनासिक व्यंजन। 7 नंबर पे आते हैं आपके अनुनासिक व्यंजन। देखो इसकी परिभाषा क्या होती है। इसकी परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण वे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह के साथ वे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह के साथ वे वर्ण जिनका उच्चारण मुंह के साथ नाक से भी किया जाता है। मुंह के साथ नाक से भी किया जाता है। मुंह के साथ नाक से भी किया जाता है। उन्हें अनुनासिक व्यंजन अनुनासिक व्यंजन या नासिक के व्यंजन कहते हैं। उन्हें अनुनासिक व्यंजन या नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजन या नासिक के व्यंजनों की संख्या पूछे तो इनकी संख्या होती है 5। कितनी होती है? 5। अब देखो 5 कौन कौन से होते हैं। जैसे यानी जो अपने पंचम वर्ण होते हैं। जैसे इसमें अनुनासिक व्यंजन हो गया आपके घे, ये, ण, न और म। ठीक है, अनुनासिक व्यंजन होते हैं घे, ये, ण, न और म। ये 5 व्यंजन होते हैं। वो आपके कौन से व्यंजन होते हैं? अनुनासिक। इन्हीं अनुनासिक व्यंजनों को अपन पंचम वर्ण भी कहते हैं। कौन से वर्ण कहते हैं? पंचम वर्ण। तो कई बार हिंदी में क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हिंदी में पंचम वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो पंचम वर्ण कितने होते हैं? 5 ही होते हैं, जिनको अपन अनुनासिक व्यंजन या नासिक के व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इन वर्णों का उच्चारण मुंह के साथ साथ अपन नाक से भी कर सकते हैं। इसलिए अपने हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या पूछे तो अनुनासिक व्यंजनों की संख्या होती है 5। कौन सी होती है? 5 होती है। आगे देखो अगला। इसके बाद अपन इसमें 8 नंबर पे पढ़ेंगे। वो 8 नंबर पे आता आपका 8 नंबर पे संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन। संघर्षहीन व्यंजन वे वर्ण। संघर्षहीन व्यंजन में आएगा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय घर्षण उत्पन्न नहीं होता है। घर्षण उत्पन्न नहीं होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय घर्षण उत्पन्न नहीं होता है। घर्षण उत्पन्न नहीं होता है। घर्षण उत्पन्न नहीं होता है। उन्हें संघर्षहीन व्यंजन
उन्हें संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं, संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। यदि अपन इनकी बात करें तो अपने हिंदी में दो होते हैं संघर्षहीन व्यंजन। एक तो आपके होता है, वो होता है विसर्ग। कौन सा होता है भैया? विसर्ग। और एक होता है इसमें है, यानी है और विसर्ग, इन दोनों वर्णों को अपन क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। तो अपने हिंदी में यदि संघर्षहीन व्यंजनों की संख्या पूछे तो भैया इनकी संख्या कितनी होती है? दो। एक तो विसर्ग और दूसरा आपका कौन सा होता है? होता है। ठीक है, तो ये थे अपने किसके आधार पर पढ़े अपन? ये अपन पढ़े अभ्यंतर पर्यटन के आधार पर। जो अपने व्यंजनों की संख्या पूछे, प्रकार पूछे, तो अपन ये 8 प्रकार पढ़े। अब अपना कहने का मतलब है, अपन क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे? अपन क्वेश्चन ये पढ़ रहे थे कि अपने व्यंजनों के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। व्यंजनों के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। अब दो प्रकार की बात करें तो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो अपना होता है पर्यटन और यतन के आधार पर, और दूसरा होता है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो अपन पर्यटन और यतन पढ़े। तो पर्यटन, तो अपने पर्यटन और यतन किसे कहते हैं? कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो प्रयास करते हैं अपन, जो परिश्रम करते हैं, उसे ही पर्यटन और यतन कहते हैं। इसके बाद अपन पर्यटन और यतन के प्रकार पढ़े। जो अपने पर्यटन के दो प्रकार होते हैं। पहला पढ़े अपन बाह्य पर्यटन। तो बाह्य पर्यटन के आधार पर अपने दो प्रकार पढ़े। पहला प्राणवायु के आधार पर, दूसरा स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। प्राणवायु के आधार पर अपन दो भेद पढ़े। पहला अल्प प्राण, दूसरा कौन सा? महाप्राण। इधर स्वर तंत्रियों में दो प्रकार पढ़े, पहला सघोष और दूसरा अघोष। ठीक है, फिर अपन इसमें पढ़े बाह्य पर्यटन। तो बाह्य पर्यटन के आधार पर अपन 8 प्रकार पढ़े। अब अपन सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे उच्चारण स्थान पर आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो अपना ये सेकंड नंबर पे चलेगा। अब इसमें पर्यटन के आधार पर कंप्लीट होने के बाद सेकंड नंबर पे है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान के आधार पर, के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के, व्यंजनों के, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार या वर्णों के प्रकार, व्यंजनों के प्रकार या वर्णों के प्रकार। तो देखो उच्चारण स्थान पर व्यंजनों या वर्णों के प्रकार पढ़ रहे हैं अपन। तो देखो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अपन एक नंबर पे बात करें उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो इसमें अपन पहले व्यंजनों की बात करते हैं, फिर वर्णों की एक साथ बात कर लेंगे। इसमें व्यंजनों के प्रकार, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो अपन व्यंजनों के प्रकार की बात करते हैं सबसे पहले। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक नंबर पे आते हैं आपके, वो एक नंबर पे अपन पढ़ेंगे कंठे। क्या पढ़ेंगे? कंठे। इसमें पढ़ेंगे इनका उच्चारण स्थान, इनका, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। जैसे इसमें आएंगे आपके क वर्ग। क्या आएगा? क वर्ग। जैसे इसमें आपका आ गया क वर्ग। ठीक है, क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, है, ग, है और ये, और ये किस में आ गया आपका? है। ठीक है, तो ये आपके हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक है ना भाई, यानी कहने का मतलब है अगर कंठे व्यंजन पूछे तो इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। जो कंठे व्यंजनों में बात करें तो इसमें एक तो क वर्ग आ जाता है और एक आपका क्या आता है? आता है। यहाँ केवल अपन व्यंजनों की बात कर रहे हैं, अगर दोनों की एक जगह बात करेंगे वो आगे करेंगे अपन। इसके बाद अपना सेकेंड नंबर पे आता है, वो आपका सेकेंड नंबर पे आता है इसमें, वो आता है तालव्य। सेकेंड नंबर पे आता है आपका, वो है तालव्य, तालव्य व्यंजन। यदि अपन तालव्य व्यंजनों की बात करें तो इसमें आएगा इनका उच्चारण स्थान, इनका, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। अब देखो तालु में कौन कौन से आएंगे। जैसे आपके तालु में आएगा छ वर्ग। क्या आएगा? छ वर्ग। छ वर्ग में अपना आ जाएगा इसमें तालु। छ वर्ग में आ जाएगा छ,
छ, ज, झ और ये, तो ईचू ये साना, तो आपका एक आ जाएगा ये और स, ठीक है, ये और क्या आ जाएगा स, ठीक है। तो ये आपके व्यंजन होते हैं, वो कौन से होते हैं, तालव्य व्यंजन, जिसमें आपका एक तो छ वर्ग आ जाएगा, जैसे च, छ, ज, झ और ये, और एक आपका ये और स, ये दोनों भी आपके किस में आते हैं, तालव्य में आते हैं। आगे देखो थर्ड नंबर पे आते हैं अपने, वो आपके व्यंजन आते हैं मूर्धन्य व्यंजन। कौन से व्यंजन पढ़ेंगे अपन, मूर्धन्य व्यंजन। यदि अपन मूर्धन्य व्यंजनों की बात करें, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। जैसे मूर्धे में अपन पढ़ेंगे इसमें रीटू रसाणा ट वर्ग, क्या आएगा आपका ट वर्ग, यानी ट वर्ग में जैसे आपका ट आ गया, ट, ठ, ड, ढ और न, वो एक आपका आ गया र और स, क्या आ गया र और स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपका ट वर्ग आ जाएगा, एक आपका र आ जाएगा और एक आपका स से षटकोण वाला आ जाएगा। ये आपके क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। कौन से व्यंजन कहलाते हैं, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। ईचू यसाना तालु, ठीक है ना, कौन सा आएगा, ईचू, तालु का क्या पढ़े अपन, ईचू यसाना तालु, ठीक है। फिर रीटू रसाना मूर्धा, ठीक है। फिर अपन लृ तुलसाना, आगे आएगा दंत, दंत, अगला आता आपका दंत, दंत, इसमें पढ़ेंगे इनका उच्चारण स्थान, इनका इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, दंत होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तो दंत में लृ तुलसाना तय वर्ग आ जाएगा आपका, तय वर्ग, जैसे तय, थ, द, ध और न, त, थ, द, ध और न, लृ तुलसाना, लय और स हो जाएगा आपका एक, इसमें लय और एक आपका क्या जाएगा स, ठीक है। तो ये लृ तुलसाना दंत है, ठीक है। तो इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, जिसमें तय वर्ग आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में अपन इसमें 5 नंबर पे पढ़ेंगे वो होष्ठव्य, कौन से पढ़ेंगे, होष्ठे, 5 नंबर पे आएंगे आपके होष्ठे। तो होष्ठे व्यंजन, तो इसमें इनका क्या आएगा, इनका उच्चारण स्थान, इनका इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान होष्ठ होता है, इनका उच्चारण स्थान होष्ठ होता है, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, होष्ठ। अब होष्ठ में जैसे आपके आएंगे, वो आपका प वर्ग आएगा, क्या आएगा, उपोष्ठ है, प वर्ग आ जाएगा, जिसमें प वर्ग में अपन पढ़ते हैं, वो प वर्ग में आपके प वर्ग आ जाएगा, प, फ, भ, प, फ, ब, प, फ, ब, भ और ये म, ये पांचों आपके कौन से आते हैं, होस्ट आते हैं, कौन से आते हैं, होस्ट। इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे इसमें 6 नंबर पे, वो आपका 6 नंबर पे आता है, वो अपन पढ़ेंगे दंतोष्ठ, कौन सा आएगा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, इसमें आएगा इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान दंत व होष्ठ होता है, इनका उच्चारण स्थान दंत व होष्ठ होता है, इनका उच्चारण स्थान दंत व होष्ठ होता है। जैसे इसमें अपन पढ़ेंगे, वो आपके दंतोष्ठ व्यंजन 2 ही होते हैं, एक तो व
और एक आपका होता है फ। तो इसमें कहने का मतलब है फ का उच्चारण होठ से हो रहा है, व का उच्चारण दंत से हो रहा है, इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं अपन, दंतोष्ठ। तो ये थे अपने उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार, जिसमें पहला कंठ पढ़े, दूसरा तालु पढ़े, तीसरा होष्ठ पढ़े, चौथा अपन दंत पढ़े, ठीक है, पांचवा अपन कौन सा पढ़े, उसमें उपोष्ठ होष्ठ पढ़े। इसके बाद अपन 6 नंबर पे कौन सा पढ़े, दंतोष्ठ। देखो एक बार पीछे देखते हैं वापस। अपन पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। तो सबसे पहले कंठ पढ़े, इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसके बाद तालु पढ़े, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। इसके बाद अपन इसमें 3rd नंबर पे पढ़े मूर्धन्य, कि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, जो अपना ट वर्ग आ जाएगा। कौन सा आएगा, ट वर्ग। इसके बाद अपन दंता पढ़े, कि इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। इसके बाद अपन पढ़े होष्ठे, उपोष्ठ, ठीक है ना, होष्ठे पढ़े, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, होष्ठ, क्या होता है, होष्ठ। जैसे आपका प वर्ग आ जाएगा, इसमें कौन सा वर्ग आ जाएगा, प वर्ग। इसके बाद अपन 6 नंबर पे पढ़े दंतोष्ठ, कि इनका उच्चारण स्थान दंत और होष्ठ दोनों होता है। जैसे व का तो दंत से होता है, फ का अपन होष्ठ में पढ़ चुके, इसलिए इनको कौन से व्यंजन कहते हैं, अपन दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो ये था अपना व्यंजनों के प्रकार, जो मुख्य रूप से व्यंजन के 2 प्रकार पढ़े अपन, एक तो पर्यतन और यतन के आधार पर, और दूसरा अपना उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके प्रकार, व्यंजनों के प्रकार। अब अपन बात करते हैं, पहले स्वर पढ़ चुके, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन भी पढ़ चुके। अब कई बार क्वेश्चन दोनों को मिला के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के प्रकार। तो देखो अब ये अपन इसी में पढ़ेंगे आगे, इसी में अपना आगे आता है, इसमें इसी में स्टार लगा के अपने को याद रखना है। उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के प्रकार। किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर किसके प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, वर्णों के प्रकार। तो सबसे पहले वही 1 नंबर पे कौन सा आता है अपना, कंठ। कौन सा आता है, कंठ। इसमें अपने को याद रखना है, ट्रिक से याद रखना, एक अक्वः विसर्जयानाम, अक्वः विसर्जयानाम, अक्वः विसर्जयानाम कंठ, अक्वः विसर्जयानाम कंठ। यानी कहने का मतलब ये है, अपन इसमें वर्णों का पहला भेद पढ़ रहे हैं, वो कंठ पढ़ रहे हैं। इसमें अपन पढ़ रहे हैं अक्वः विसर्जयानाम कंठ है। तो इसमें अपने को कंठ के अपने वर्ण निकालने हैं। तो सबसे पहले ऐसे तो आपका ए और आ जाएगा, ऐसे क्या निकालेंगे अपन, ऐसे अपना आ जाएगा ए आ, ठीक है, ऐसे दोनों निकल जाएंगे ए और आ। कु से आपका निकलेगा क वर्ग, कु से क्या निकल जाएगा, क वर्ग। यानी क वर्ग में अपन पढ़ेंगे, जैसे आपका आ जाएगा क, ख, ग, भ और घे। इसके बाद विसर्जया नाम का है आ जाएगा आपका इसमें, और लास्ट में आपका विसर्जया नाम का मतलब क्या निकलेगा, इसमें विसर्ग निकलेगा, ठीक है। तो अपन इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का पहला प्रकार पढ़े कंठ, जिसमें आपको एक ट्रिक्स याद रखनी है, अक्वः विसर्जया नाम कंठ है। तो अक्वः विसर्जया नाम कंठ है, ए का मतलब निकल जाएगा ए और आ, कु का मतलब क वर्ग, है का मतलब है, विसर्जया नाम का मतलब आपका क्या है, विसर्ग है, ठीक है। तो अक्वः विसर्जया नाम कंठ है। इसके बाद में आपका 2nd नंबर पे आता है, वो आपका आता है तालु। कौन सा आता है 2nd नंबर पे, तालु। तो तालु में आपको एक सूत्र याद रखना है, ईचू, ईचू यसानाम, ईचू यसानाम, ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। तो अपन ईचू यसानाम में पूरे वर्ण निकालेंगे एक एक। ई से तो आपका निकल जाएगा, ये छोटी आ जाएगी आपकी और बड़ी, ठीक है। इसके बाद चू से आपका निकल जाएगा च वर्ग, चू से आपका क्या निकलेगा, च वर्ग। च वर्ग की अपन बात करें, यह आपका आ जाएगा च वर्ग। च वर्ग के 5 वर्ण आ जाएंगे, जैसे आपका आ गया छ, छ, ज, झ और ये। इसके बाद ये और से आ जाएगा आपका ये, और ये से संकर वाला, ठीक है। तो च से च, छ, ज, झ और ये, तो ये आपके जो हो गए, इसमें दोनों तो ये आ जाएगी, च वर्ग आ जाएगा, ये और से आ जाएगा, ये आपका कौन सा होगा, तालु। तो कहने का मतलब है, पहला है कंठ, उसका सूत्र अपन पढ़े अक्वः विसर्जयानाम कंठ है। दूसरा पढ़े तालु, इसका सूत्र पढ़े ईचू यसानाम तालु, ईचू यसानाम तालु। इसके बाद अपना 3rd नंबर पे आता है
वो आपके 3rd नंबर पे आता है मूर्धा। इसका सूत्र है आपका ऋतु रसाणा, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब इसमें अपन निकालेंगे इसके व्यंजन। तो सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, री। क्या आ जाएगा, री। इसके बाद आपका ट वर्ग आ जाएगा, ट, ठ, ढ, ढ और आपका ण। एक आपका रे और स आ जाएगा इसमें। क्या आ जाएगा, रे और स, रे और क्या आ जाएगा आपका, स आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपका मूर्धा का सूत्र है वो अपने याद रखना है, ऋतु रसाणा मूर्धा। यानी आपका एक तो री आ जाएगा इसमें, आपका ट वर्ग आ जाएगा और एक आपका रे और एक आपका क्या आ जाएगा, स। तो ऋतु रसाणा मूर्धा। इसके बाद में 4 नंबर पे अपन पढ़ेंगे, वो 4 नंबर पे पढ़ेंगे दंत। दंत का सूत्र अपन पढ़ेंगे त्रि तुलसानाम, लृ तुलसानाम दंत, लृ तुलसानाम दंत। तो लृ तुलसानाम दंत, इसका अर्थ पढ़ेंगे, एक तो लृ आ गई भैया, इस लृ का प्रयोग तो संस्कृत में होता है। इसके बाद अपन तय वर्ग की बात करें, किसकी बात करें, तय वर्ग की, जिसमें तय वर्ग में आपका क्या आएगा, तय, थ, द, ध और न। ये तय वर्ग आ जाएगा, तय, थ, द, ध और न। इसके बाद आपका इसमें आ जाएगा एक तो लय आ जाएगा और एक आपका क्या आ जाएगा, स। तो इसका सूत्र अपन पढ़े लृ तुलसानाम दंत, यानी लृ का प्रयोग होता है वो संस्कृत में होता है। इसके बाद तय वर्ग में तय, थ, द, ध और न। तो ये अपने होते हैं, ये आपके 5, इसमें 5 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 7 आपके कौन से होते हैं, वो दंत होते हैं। इसके बाद में 5 नंबर पे अपन इसी में पढ़ेंगे, 5 नंबर पे सबसे पहला कौन सा पढ़े, कंठ है। दूसरा कौन सा पढ़े अपन इसमें, तालु। तीसरा कौन सा पढ़े अपन इसमें, मूर्धा। चौथा कौन सा पढ़े, दंत है। ठीक है, इसके 5वां आता आपका होस्ट। कौन सा आता है, होस्ट। तो आपको 5वां याद रखना है, होस्ट। होस्ट में आपका इसका सूत्र याद रखना आपको, उपोष्ट। क्या सूत्र याद रखना है, उपोष्ट। देखो आपके हिंदी में कभी भी इनके सूत्र नहीं पूछेगा, केवल आपको याद करने के लिए ट्रिक्स लिखा रहा हूं मैं, कि आपको जैसे कंठ पूछे तो कंठ वर्ण नो कैसे निकालो, अकुआ विसर्जनाम कंठ है तो ऐसे तो ए और आ निकल जाएगा, क वर्ग निकल जाएगा, है आ जाएगा और आपका विसर्ग आ जाएगा। तो इसमें उपोष्ट में आपका दोनों आ जाएंगे। उपोष्ट में जैसे आपका उ और उ दोनों तो आ जाएंगे। एक आपका प वर्ग आ जाएगा, प, फ, ब, भ और ये म। ठीक है, तो कहने का मतलब है उपोष्टों का मतलब है आपके दोनों तो उ आ जाएंगे इसमें, एक आपका प वर्ग आ जाएगा जो प वर्ग के 5 वर्ण आ जाएंगे। तो ये 5 प्रकार हो गए। इसके बाद देखो आगे इसमें अपना आता है 6 नंबर पे, वर्ण पढ़ रहे हैं तो स्वर और व्यंजन दोनों आएंगे। 6 नंबर पे आता है आपका कंठ तालु। क्या आता है 6 नंबर पे, कंठ तालु। तो कंठ तालु में पढ़ेंगे इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कंठ व तालु होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ व तालु, कंठ व तालु होता है, कंठ व तालु होता है। कहने का मतलब है कंठ तालु का उच्चारण स्थान है वो कंठ से भी होता है और किससे होता है, तालु से भी होता है। तो यदि अपन कंठ तालु की बात करें तो अपने हिंदी में कंठ तालु अगर स्वर वर्णों की संख्या पूछे तो 2 होते हैं। जैसे एक तो आता आपका ए और एक आपकी आई। ए और आई ये दोनों क्या हैं, कंठ तालु। क्योंकि जो एक की अगर अपन बात करें और आई की अगर अपन बात करें तो भैया ए किससे मिलकर बना है, तो अपन गुण संधि में पढ़ते हैं ए प्लस ई। तो ए और ई मिलकर ए बना है। तो इसमें ए का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ से होता है। ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। और ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तालु से होता है। तो ए का कंठ से, ई का तालु से, इसलिए इसको ए को कंठ तालु कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ तालु। यदि आई की बात करें
तो इसमें भी ए प्लस ए होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ए और आई, ठीक है ना, क्योंकि ए की तो आपकी एक मात्रा लगती है, ए की कितनी मात्रा लगती है, एक, और आई की कितनी मात्रा लगती है, दो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जहां भी ए और आई आए तो इनको अपन कंठ तालु स्वर कहते हैं, कंठ तालु वर्ण कहते हैं। इसके बाद आपका 7 नंबर पे आगे देखो, 7 नंबर पे आता है कंठोष्ठ। 7 नंबर पे क्या आएगा आपका, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। अब देखो 7 नंबर पे है इनका उच्चारण स्थान, इनका इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान कंठ, कंठ व होष्ठ होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ व होष्ठ, कंठ व होष्ठ होता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ व होष्ठ होता है। जैसे अगर अपन कंठोष्ठ की बात करें तो अपने कंठोष्ठ वर्ण होते हैं, वो है आपका एक तो ओ होता है और एक होता आपका औ, यानी ओ और औ, ये दो आपके क्या होते हैं, कंठोष्ठ। अब इनको कंठोष्ठ क्यों कहते हैं, देखो आपका ये ओ है जिसका प्रयोग गुण संधि में होता है, औ जिसका प्रयोग वर्धी संधि में करते हैं अपन, कहाँ करते हैं, वर्धी में, क्योंकि गुण संधि में कौन सी मात्रा होती है, हमेशा एक मात्रा होती है ओ की, और वर्धी संधि में किसकी होती है, औ की होती है, जो कितनी मात्रा होती है, डबल मात्रा होती है। यदि अपन ओ की बात करें तो इस ओ का निर्माण है वो ए प्लस ऊ से मिलकर हुआ है, किससे हुआ है, ए प्लस ऊ से, और औ का निर्माण हुआ है ए प्लस ओ से हुआ है, किससे हुआ है, ए प्लस ओ से। तो यहाँ अपन ओ की बात करें तो ओ का निर्माण हुआ है ए और ऊ से, तो भैया ए का उच्चारण कहाँ से करे थे अपन, कंठ से करे थे, ए का उच्चारण कहाँ से करे थे, कंठ से, लेकिन ऊ का उच्चारण कहाँ से करे थे, होष्ठ से, तो इसलिए ए और ऊ दोनों मिलकर ओ का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए ओ को अपन कंठोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका उच्चारण है वो कंठ और होष्ठ दोनों से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से भी होता है इसका उच्चारण, और इसका उच्चारण होष्ठ से भी होता है। इसलिए हिंदी में यदि अपने को कंठोष्ठ वर्णों की संख्या पूछे तो भैया कंठोष्ठ वर्णों की संख्या होती है वो दो होती है, एक तो ओ और एक अपना कौन सा होता है, औ होता है। आगे देखो, इसके बाद अपन इसमें 8 नंबर पे बात करते हैं, वो 8 नंबर पे बात करते हैं दंतोष्ठ की। कौन सी की बात करते हैं, दंतोष्ठ, ठीक है, दंतोष्ठ। देखो दंतोष्ठ में क्या है, इनका उच्चारण स्थान, इनका इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान दंत व होष्ठ होता है। इनका उच्चारण स्थान दंत व होष्ठ होता है। इनका उच्चारण स्थान दंत व क्या होता है, होष्ठ होता है। जैसे अगर अपन बात करें इसकी, दंतोष्ठ में दो ही व्यंजन या दो ही वर्ण आते हैं, एक तो व और एक कौन सा आता है आपका फ। तो भैया इस व का उच्चारण तो अपन कहाँ से कर रहे हैं, दंत से कर रहे हैं, और फ का उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं, होष्ठ से कर रहे हैं। तो आपको अगर दंतोष्ठ वर्णों की संख्या पूछे तो हिंदी में दंतोष्ठ वर्णों की संख्या कितनी होती है, दो, जो एक तो व होता है और एक आपका कौन सा होता है, फ होता है। इसके बाद अपन लास्ट नंबर पे 9 नंबर पे इसमें पढ़ते हैं, वो अपन भैया पढ़ते हैं नासिक के व्यंजन। कौन से व्यंजन, नासिक के व्यंजन, जो अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं इनको, नासिक के व्यंजन को ऊपर भी पढ़ चुके हैं भैया। इनका दूसरा नाम है पंचम वर्ण। कौन से वर्ण, पंचम वर्ण। भैया इनका तीसरा नाम है वो इनका अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन कहते हैं इनको, अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे क्या है, पंचम वर्ण, और इन्हीं का दूसरा नाम है वो दूसरा नाम है अनुनासिक व्यंजन। कौन से व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, जो अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं इनको। तो अनुनासिक व्यंजनों की परिभाषा पूछे तो इनकी परिभाषा है कि वे वर्ण जिनका उच्चारण अपन मुंह के साथ साथ नाक से भी कर सकते हैं। मान लो ऐसे वर्ण आ जाए जिनका उच्चारण अपन मुंह से कर रहे हैं और मुंह के साथ साथ उनका उच्चारण अपन नाक से भी कर सकते हैं, वो आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं नासिक के व्यंजन, या उन्हीं का दूसरा नाम है अनुनासिक व्यंजन या पंचम वर्ण। तो यदि अपन नासिक के व्यंजनों की बात करें तो ये आपके होते हैं घे ये, घे ये, ण, न और ये मैं।
तो ये घे, ये, न, मैं, ये 5 आपके व्यंजन होते हैं। वो कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन या नासिक के वर्ण होते हैं। तो ये अपन इसमें जो आज प्रकार पढ़े थे, इसका प्रकार पढ़े थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के प्रकार, जो कितने प्रकार होते हैं? 9 प्रकार। जिसमें अपन सबसे पहले 1 नंबर पे देखो, सबसे पहले अपन इसमें 1 नंबर पे पढ़े थे, इसमें अपना क्वेश्चन क्या था? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों के प्रकार। किसके प्रकार है? वर्णों के। जिसमें सबसे पहले अपन 1 नंबर पे कंठ पढ़े, जिसका ट्रिक से अपन पढ़े अक्वय विसर्जनाम कंठ है, ठीक है। जिसमें आ गया आपका क वर्ग आ गया। 2 नंबर पे क्या पढ़े अपन? तालु। तालु में अपन पढ़े ईचू ऐसा नाम तालु। इसके बाद अपन 3rd नंबर पे क्या पढ़े? मूर्धा। 4 नंबर पे पढ़े दंत। 5 नंबर पे क्या पढ़े? होस्ट है, ठीक है। इसका सूत्र पढ़े रीटू रसानाम मूर्धा। इसका सूत्र अपन पढ़े लरी तुलसानाम दंता। इसमें इसका सूत्र होता है उपोष्ट है। क्या होता है? उपोष्ट है, ठीक है। इसके बाद अपन क्या पढ़े थे? इसमें कंठ तालु। इनमें अपन पढ़े कि इनका उच्चारण स्थान कंठ और क्या होता है? तालु होता है। जिसमें आपका ए और आई, ठीक है ना। इसके बाद ए का निर्माण हुआ है ए प्लस ई से हुआ है, आई का निर्माण हुआ है ए प्लस आई से, ए से। ए की तो 1 मात्रा लगती है, आई की कितनी लगती है? आपकी डबल मात्रा लगती है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे पढ़े कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ की बात करें, इनका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों होता है। कंठ और क्या होता है? होष्ठ। अपने हिंदी में कंठोष्ठ वर्णों की संख्या 2 होती है, एक तो ओ और एक औ। ओ की तो 1 मात्रा लगती है और औ की कितनी लगती है? अपनी 2 मात्रा लगती है, ठीक है। तो ये अपन इसमें पढ़े थे व्यंजनों के प्रकार। किसके प्रकार पढ़े? व्यंजनों के। इससे पहले व्यंजनों के, इसमें क्या पढ़े अपन? वर्णों के प्रकार, ठीक है। अब आगे देखो, अगला इसमें अपन अगला पढ़ते हैं इसमें अपन शब्दकोश में। शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में शब्दों का क्रम। शब्दकोश में शब्दों का क्रम। शब्दकोश में शब्दों का क्या पढ़ेंगे अपन? क्रम। यदि शब्दकोश में अगर शब्दों के क्रम की अपन बात करें, शब्दकोश में किसका क्रम पढ़ेंगे अपन? शब्दों का क्रम पढ़ेंगे। कि जो शब्दकोश पढ़ते हैं उसमें शब्दों का क्रम किस प्रकार से होता है? पहले कौन सा वर्ण आता है, पहले कौन सा शब्द आएगा, बाद में कौन सा आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा आता है। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन अगर शब्दकोश में शब्दों का क्रम पढ़ते हैं तो सबसे पहले 1 नंबर पे तो आता है आपका अनुस्वार। क्या आता है 1 नंबर पे? तो अनुस्वार। 1 नंबर पे क्या आता है? अनुस्वार। इसके बाद में 2nd नंबर पे आती है, वो आपकी आती है चंद्र बिंदु। 2nd नंबर पे क्या आती है? आपकी चंद्र बिंदु। 1 नंबर पे अनुस्वार और 2nd नंबर पे क्या आएगा? आपका चंद्र बिंदु। 2nd नंबर पे आएगा चंद्र बिंदु। इसके बाद अपन 3rd नंबर पे पढ़ेंगे विसर्ग। 3rd नंबर पे क्या आएगा? विसर्ग। इसके बाद भैया 4 नंबर पे पढ़ेंगे अपन स्वर। क्या पढ़ेंगे? स्वर। और इसके बाद में 5 नंबर पे आते हैं, वो भैया 5 नंबर पे आपके आते हैं व्यंजन। क्या आते हैं 5 नंबर पे? व्यंजन। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन कभी कभी अपना क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा शब्दों का निश्चित क्रम होता है, यानी निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है। जैसे अपन रीजनिंग में पढ़ते हैं, क्रम से जमाते हैं, उसी प्रकार इसमें ऐसे पढ़ेंगे अपन। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मान लो अपने सामने 5-7 शब्द दे रखे हैं, तो उन शब्दों में से जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार होगा तो वो शब्द पहले आएगा, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु होगी वो शब्द 2 नंबर पे आएगा, जिसके विसर्ग लगा होगा वो आपका 3 नंबर पे आएगा। उसके बाद आपका स्वर से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे और उसके बाद अंत में होंगे व्यंजन से प्रारंभ होने वाले शब्द होंगे। जैसे अपन इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें 1 नंबर पे अपन पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित, जैसे आपका प्रश्न है इसमें निम्नलिखित शब्दों का निश्चित क्रम है। निम्नलिखित शब्दों का निश्चित क्रम है। निम्नलिखित शब्दों का निश्चित क्रम है। अब अपने सामने कुछ शब्द दिए गए, इन शब्दों का आपको निश्चित क्रम बताना है। जैसे मान लो आपको शब्द आ गए इसमें 1 नंबर पे आ गया आपका कनक। क्या आ गया? कनक। 2 नंबर पे आ गया आपका कमल। क्या आ गया? कमल। 3 नंबर पे आ गया आपका कांच। क्या आ गया? कांच। 4 नंबर पे आ गया आपका कंचन। क्या आ गया? कंचन। ये चारों शब्द है। अब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा शब्द है उस प्रथम क्रम पर आएगा, निम्न में से कौन सा शब्द है जो पहले स्थान पर आएगा, प्रथम स्थान पर आएगा। तो इनमें अपन कैसे निकालेंगे?
तो इन शब्दों को विश्लेषित करेंगे अपन, इनका विभाजन करेंगे। जैसे मान लो आपका पहला शब्द है कनक, कौन सा है? कनक। इसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा है? कमल। कौन सा भैया? कमल। इसके बाद आपका है कांच, कौन सा है? कांच। और 4 नंबर पे कंचन। क्या है 4 नंबर पे? कंचन। 4 नंबर पे क्या है? कंचन। पहले इनके टुकड़े करते हैं अपन। क को हलंत किए तो इसमें से क्या निकल गया? ए। इसके बाद न को हलंत किया अपने, न में से क्या निकल गया? ए। इसके बाद फिर अपने क को हलंत किए, क में से क्या निकल गया? ए। क्या निकल गया? ए। इसके बाद है कमल, कमल में क को हलंत किए, इसमें निकल गया ए। फिर मैं को हलंत किया आपने, इसमें से क्या निकल गया? ए। इसके बाद आपने ल को हलंत किया, इसमें से क्या निकल गया? ए। ये विभाजित कर दिए अपन। इसके बाद कांच, भैया क को हलंत किया आपने तो इसमें से क्या निकल गया? आपकी चंद्र बिंदु। क्या निकल गई? चंद्र बिंदु निकल गई, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें से चंद्र बिंदु निकल गई, आ के ऊपर आएगी चंद्र बिंदु ना। इसके बाद अपना इसमें आ गया च, आपने च को हलंत किया तो इसमें से क्या निकल गया? ए। इसी के बाद आता है कंचन, भैया क को हलंत किया, इसमें से निकल गया ए, ठीक है। फिर आपने इसको च को हलंत किया, इसमें से आ गया ए, क्या आ गया? ए। फिर न को हलंत किया, इसमें से क्या आ गया? ए। इसमें से क्या निकल गया? आपका ए। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या था, ऊपर अपन क्या पढ़े थे इसमें, इसमें अपन ऊपर पढ़े थे, पीछे अपन इसमें ये पढ़े थे, जैसे इसमें अपन पीछे क्या पढ़े थे, इसमें निम्नलिखित में से शब्दकोश में शब्दों का क्रम। तो शब्दकोश में शब्दों का क्रम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो अनुस्वार वाला आएगा, उसके बाद चंद्रबिंदु वाला आएगा, फिर विसर्ग वाला आएगा, फिर स्वर वाला आएगा, और फिर कौन सा आएगा? आपका व्यंजन वाला आएगा। तो वापस अपन फिर आगे चलते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले सब में कह के आ रहा है, लेकिन सबसे पहले अनुस्वार किस में आ रहा है? आपका कंचन में। तो भैया इसका उत्तर हो जाएगा आपका कंचन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कंचन। यानी 1 नंबर पे आपका कौन सा आएगा? इसमें कंचन आएगा। फिर 2 नंबर पे आपका चंद्रबिंदु आएगा, जो कौन सा आएगा? आपका कांच आएगा। फिर अपना देखो कनक और कमल, दोनों में देखो यहाँ भी क आ रहा है, यहाँ भी क आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है, यहाँ भी ए आ रहा है। अब यहाँ न आ रहा है और यहाँ म आ रहा है, तो न पहले आता है, तो आपका 3 नंबर पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 1 नंबर पे आपका कांच, 2 नंबर, 1 नंबर पे कनक कंचन, 2 नंबर पे कांच, 3 नंबर पे कनक, और 4 नंबर पे आएगा आपका कमल। तो ये होता है अपना शब्दकोशों का क्रम, कि शब्द को देखकर अपन पहचान जाए कि ये शब्द कौन से स्थान पर आता है और ये शब्द कौन से स्थान पर आता है। देखो इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं एक और अपन। अगला अपना इसमें उदाहरण आता है निम्न शब्दों का, जैसे अपना उदाहरण आता है निम्न, निम्न शब्दों का, निम्न शब्दों का निश्चित क्रम होता है, निम्न शब्दों का निश्चित क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है। तो अपन 4-5 शब्द देखते हैं, इनका क्रम में देखना कौन सा निश्चित शब्द होता है, ठीक है ना। तो निश्चित शब्दों, निम्न शब्दों का निश्चित क्रम होता है। जैसे अपने सामने आ गया पहला शब्द आ गया धर्म, इसके बाद में सेकंड नंबर पे आ गया आपका मर्म, इसके बाद में आपका थर्ड नंबर पे आ गया, वो आपका आ गया कर्म, ठीक है। कौन सा आ गया? कर्म। और 4 नंबर पे आ गया आपका क्रम, 4 नंबर पे कौन सा आ गया? क्रम। तो इसमें सबसे पहले अपन बात करें तो जैसे अपन धर्म के टुकड़े करते हैं, ये धर्म शब्द लिखा हुआ है, तो इसके धर्म के टुकड़े करें अपन, तो धर्म में से ध में से ए निकाले तो ध हलंत रह गया, इसके बाद रे आपका हलंत ही, ठीक है। इसके बाद म को अपन हलंत किए, ठीक है, तो इसमें से क्या निकल गया? आपका ए निकल गया। इसी प्रकार अपन मरम के टुकड़े करते हैं, तो मरम में से आपका जैसे मैं हलंत कर दिए अपन, तो इसमें से क्या आ गया? आपका ए आ गया। फिर ऊपर जो रे लग रहा है उसको रे को हलंत करते हैं, और उसमें से क्या निकल जाएगा? आपका मैं। इस मैं को हलंत कर दिए तो इसमें से भी क्या आ गया? ए। इसके बाद आपका शब्द आता है क्रम, क्रम यानी काम, क्रम यानी सीक्वेंस। जैसे क आ गया, इसको हलंत किया आपने तो इसमें से ए निकल गए, फिर आपने इसमें से रे, इसमें क्या आ गया? आपका रे, रे को हलंत किया, इसके बाद है मैं को भी अपने क्या कर दिया? हलंत। लास्ट आता है आपका क्रम,
पदेन होता है, ये आपका रेफरन रह होता है, ये आपका पदेन रह होता है। इसमें आपने क को हलंत किया, इसमें से रे को भी हलंत किया, इसमें ए निकल गया, मैं को हलंत किया, इसमें से क्या निकल गया, ए। अब देखो इन शब्दों में से सबसे पहला कौन सा शब्द आएगा, तो सबसे पहले आपका देखो इसमें से यहाँ पे ध आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, क दो में आ रहा है, एक तो क्रम में और एक काम में, ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपका क्या आ गया, ए, तो आपका एक नंबर पे आएगा क्रम यानी काम वाला, ठीक है ना। क्रम यानी क्या होता है, ये काम, तो ये एक नंबर पे आपका ये आएगा। तो आपको याद रखना इसमें कि निम्न निश्चय शब्दों में निश्चित क्रम पूछे तो आपका क्रम यानी कार्य वाला शब्द सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो आज अपन यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।